थी डीपीएसपी पे बात चल रही थी हमारी, परसों डीपीएसपी पे बात चल रही थी हमारी, ठीक है। तो डीपीएसपी में हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, डीपीएसपी जो है ये क्यों लिए गए, तो जब मैंने बताया था कॉन्सेप्ट इसका, जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसे अधिकार जो तुरंत दिए जा सकते थे उन्हें तो फंडामेंटल राइट्स में क्या किया गया, शामिल किया गया, तथा जिन्हें तुरंत उस समय नहीं दिया जा सकता था उन्हें रिजर्व रखा काय में, डीपीएसपी में। और डीपीएसपी में किसके लिए रिजर्व रखा, वो राज्य के लिए। राज्य क्या करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या करेगा, नागरिकों को क्या देगा, अधिकार देने के लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। और जब डीपीएसपी में कानून बनाएगा, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, डीपीएसपी के अनुरूप क्या करता है, राज्य क्या करता है, ऐसे कानून बना देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स में शामिल हो जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, और कई माही माही तो जो अधिकार तुरंत दिए जा सकते थे उन पर क्या किया गया, तुरंत क्या किया गया, कानून बनाया गया। जो बाद में दिए जा सकते थे उनको डीपीएसपी में क्या किया गया, शामिल कर लिया गया, डीपीएसपी में शामिल किया गया। तो आर्टिकल जो आपका 36 है, 36 से 51 तक जो है वो हमने काय में लिए हैं, डीपीएसपी के अंतर्गत सम्मिलित किए। और डीपीएसपी हमारा कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से थे, यूएसए से थे, अमेरिका से। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या था, जो बेसिक अंतर था दोनों में, उसका वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 37 में किया गया है। उसमें जो बेसिक, क्या बेसिक अंतर है जो 37 में बताया गया है, बताइए क्या बेसिक अंतर है डीपीएसपी और इसमें, जो आर्टिकल 37 में बताया। हाँ, और डीपीएसपी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या होते हैं, वायलेट होते हैं, आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नागरिक जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। अर्थात जो न्यायालय है वो मौलिक अधिकार का क्या है, संरक्षक है, फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वो संरक्षित करता है। तो परीक्षा में सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में भी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, सबसे ऊंची कोर्ट वही है। तो सबसे हायर कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या है, संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। अगली बात समझ में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 36 में, मैंने बताया था। तो आर्टिकल 36 में क्या थी आपकी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की क्या दी गई थी, संविधान के हिसाब से, जिसमें केंद्र सरकार होती है रानी। आपका मोबाइल वो, उसको म्यूट कर लो। राज्य वह अवधारणा है जिसमें केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकार होती है, तथा उसमें कार्य करने वाले सभी प्राधिकारी अर्थात गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिलकर क्या बनती है, राज्य नामक अवधारणा बनती है। संविधान में राज्य नामक जो अवधारणा है वो कितनी जगह दी गई है आपकी, आर्टिकल 12 में दी गई है, आर्टिकल 36 में दी गई है, और एक कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल एक और बताओ, 308 में दी गई है। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पर उस दिन भी बताया था कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 308, ये तीनों में क्या है आपकी, काय की अवधारणा है, स्टेट की। सभी को व्हाइट बोर्ड नजर आया था अभी, हेलो जसप्रीत, है ना। तो वो, हाँ, तो वो व्हाइट बोर्ड से मैंने बताया, हाँ ठीक है। तो 36, 12 और 308, इन तीनों में आपका क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, आर्टिकल 37 ये बोलता है कि जो डीपीएसपी हैं आपके वो वाद योग्य नहीं है
और फंडामेंटल राइट्स आपके वाद योग्य है, तो इस पर अपनी बात हो चुकी है 37 पे, ठीक है। और 38 की यह बोलता है कि राज्य ऐसी संरचना का निर्माण करेगा, अर्थात ऐसी व्यवस्था करेगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या हो, प्राप्ति हो। ठीक है, राज्य क्या करेगा, राज्य ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की क्या हो, प्राप्ति हो। इन सब का जो डिटेल है वो स्टडी मटेरियल में मैंने डाल दिया है, सभी लोगों को मिल गया ना, जितने भी ऑनलाइन है। हेलो, हाँ तो देख लेना, स्टडी मटेरियल में डाल दिया है मैंने सब। हिंदी में डाला है, इंग्लिश में देखते हैं, अभी करते हैं इंग्लिश की व्यवस्था। फिर अपनी बात आती है आर्टिकल 39 की। तो आर्टिकल 39 का क्या था, 39 में सबसे मेन चीज क्या थी, सबसे मेन चीज, हाँ सरकारी सेवा में, सरकारी सेवा जो होगी, गवर्नमेंट जो सर्विस होगी, उसमें स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या मिलेगा, आपका समान वेतन मिलेगा। अर्थात जो वेतन पुरुषों को दिया जाएगा वही वेतन किसको दिया जाएगा, महिलाओं को भी मिलेगा या लड़कियों को भी मिलेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 39 बी और 39 सी, किसी को आता हो तो डिटेल बताओ, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 39 बी और 39 सी। आर्टिकल 39 बी, 39 सी, इस पर मैंने डिटेल बात की है परसों, इस पर अपनी डिटेल बात हो चुकी है 39 बी और 39 सी पर। बताओ कोई, आर्टिकल 39 बी, 39 सी क्या था, 10 मिनट बोलो। बोलो, इसमें कहा गया था 39 बी, बोलो, किसी को भी याद नहीं है। पायल कहाँ है, पायल नहीं है आज ऑनलाइन। सी में, वो काय में, बी में, सी में, ए में। फिर मैं बी की बात कर रहा हूँ ना। बी का मतलब क्या है कि भौतिक संसाधन जो है या भौतिक संपदा है, उसका राज्य इस प्रकार में, हाँ, निर्धारण बोल सकते हो आप उसको। भौतिक जो भौतिक संसाधन है राज्य के पास, है ना, वो उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करेगा कि अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिले। कहने का मतलब जितने भी भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन का मतलब क्या, जितनी भी खनिज संपदा है राज्य के पास, है ना, ये जितने भी वन है ना, ये जिससे भी रेवेन्यू मिलता है, जितने भी माइंस हैं सरकार के पास, वो सरकार अपने कंट्रोल में रखेगी। और, है ना, और, है ना, और उसका उपयोग क्या होगा, उससे जो भी, वो जो भौतिक संपदा है उसका लाभ क्या मिलना चाहिए, समाज के अधिकतम लोगों को मिलना चाहिए। है ना, ये आर्टिकल क्या बोलता है, 39 बी। और 39 सी बोलता है धन के केंद्रीकरण पर रोक। यानी कहने का मतलब धन किसी व्यक्ति विशेष के पास ज्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 90% लोग तो गरीब है और 10% लोगों के पास ही पूरा पैसा है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है आने वाले समय में। ऐसी स्थिति यदि बन सकती है तो उसके लिए फिर क्या है, संविधान में भी संशोधन किया गया है। संविधान में संशोधन किया गया है 25वां और 26वां। तो सरकार क्या कर सकती है, संपत्ति का अधिकार तो सरकार ने फिर आगे जाके हटा ही दिया, उसको और मजबूत बना दिया 25वें और 26वें संविधान संशोधन। तो 1971 में सरकार का जुडिशली रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशली रिव्यू का मतलब, कहने का मतलब ये है, इसको नवी अनुसूची में डाल दिया गया है एक प्रकार से, नवी अनुसूची में डाल दिया गया है। इसका मतलब इसका जुडिशली रिव्यू है कि राजाओं के प्रीवियस समाप्त कर दिए जाएंगे। उसका आधार क्या बनाया, तो उसका आधार बनाया 39 सी। 39 सी में बोला गया धन के केंद्रीकरण में क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। ठीक है, ऐसा समझ में, तो 25वां संविधान संशोधन और 26वां, उस दिन भी मैंने 2-3 बार समझाया था, आज भी बार बार बता रहा हूँ, ये परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा क्या करो आप, ध्यान रखो।
25वां संविधान संशोधन और 26वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 1971 में। 39B और 39C को क्या किया गया था, नवी अनुसूची में डाल दिया गया था। काय के लिए डाला गया था? क्योंकि राजाओं के प्रीवियस क्या करने थे, हमें समाप्त करने थे। राजाओं के प्रीवियस हमें समाप्त करने थे। और क्या करना था समाप्त? इसके अलावा जमींदारी जो प्रथा थी, है ना, उसको भी क्या करना था, समाप्त करना था। दिख रहा है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? 10 मिनट आवाज आ रही है कि कट कट के आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो है आज। वो जियो में आज पूरे शहर में प्रॉब्लम आ रही है, और तो थोड़ी सी कल क्या है, कल वो थोड़ा सा हो गया ना बारिश, और इसकी वजह से मेंटेनेंस चल रहा है जियो वालों का, तो कट कट के आवाज आ रही है। तो क्या करें, आज की क्लास को क्या करें, पोस्टपोन करें, क्या करें? तो थोड़ी देर आवाज आती है, थोड़ी देर नहीं आती। अभी आ रही सभी को? हाँ, क्लियर नहीं आ रही तो मतलब क्या, आवाज ही तो सुनना है, दिक्कत तो यही आ रही है ना। एक काम करते हैं, 8 बजे ज्वाइन करेंगे वापस। 8 बजे नहीं, एक बार देखते हैं 15 मिनट बाद कभी आ जाए ढंग से, क्योंकि मेरी बात हुई थी जियो वालों से, तो उन्होंने 8 बजे का बोला है। जियो वालों से बात हुई थी तो बोला था 8 बजे तक कर देंगे हम भी कॉल। हो सकता है 8 बजे आ जाए, तो एक बार और देख लेते हैं अपन, है ना, 8 बजे करें। आवाज ही नहीं आ रही। कम से कम मान के चलो कि 20-25 हजार रुपया खर्चा, ठीक है। कॉलोनी की जो नाली है उसको ठीक करने में 25 हजार रुपये का खर्चा है। और आपके पास सरकार दो है, एक दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार है और एक भोपाल में बैठी क्या है, राज्य सरकार है, ठीक है। अब आपके पास लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, यानी आपके कॉलोनी की नाली यदि खराब हो गई, उसमें मात्र 25 हजार का ही खर्च है। तो प्रस्ताव आप क्या करोगे, सब नागरिक मिलकर बनाएंगे कॉलोनी के, कलेक्टर को देंगे, है ना। कलेक्टर ने उसको फॉरवर्ड किया या नहीं किया वो तो उसकी इच्छा पर निर्भर है। कलेक्टर के पास तो बहुत काम होते हैं, देख ही रहे हो आप लोग, है ना। तो कलेक्टर के पास तो हजारों काम है, वो उसने फॉरवर्ड कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो कुछ कर ही भी नहीं सकते आप उसका। ऐसी स्थिति में वो फिर कहाँ जाएगा, यदि फॉरवर्ड कर दिया तो राज्य सरकार के पास चला गया। और यदि उसने फॉरवर्ड नहीं, कलेक्टर लेवल से फॉरवर्ड नहीं हो पाया यदि वो आपका वो प्रस्ताव, है ना, तो राज्य सरकार के पास तो अब मानो कि ऐसे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में कितने कलेक्टर हैं, 52 कलेक्टर हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ काय की नगर की बात कर रहा हूँ, है ना। अब ऐसे तहसील की भी बात हो सकती है, ऐसे जनपद की भी बात हो सकती है, ऐसे जिले की भी बात हो सकती है, ऐसे गांव की भी बात हो सकती है। उन सब के भी ऐसे कितने सारे प्रस्ताव बन सकते हैं। उज्जैन की बात करो तो उज्जैन में कम से कम 50 प्रस्ताव बन जाएंगे नालियों के, ऐसे इंदौर के बन जाएंगे, है ना। और ऐसे करके 52 जिलों से मान के चलो कि कितने, एक अंदाजा लगाए तो कितने प्रस्ताव बन जाएंगे सिर्फ नाली ठीक करने के, हजारों की संख्या में, है ना। 10,000 प्रस्ताव पहुंच गए किसके पास, भोपाल पहुंच गए। अब भोपाल सिर्फ नाली बनाने का काम थोड़ी है, भोपाल के पास तो पूरा काम दे दिया आपने। नागरिकों का संपूर्ण विकास करना है ना, सामाजिक विकास उसको सब करना है, शिक्षा भी उपलब्ध कराना है, स्वास्थ्य भी कराना है, बिजली भी बनाना है, सड़क भी बनाना है, पानी की भी व्यवस्था करना है, सब करना है ना। आपने 5,000 प्रस्ताव काहे के दे दिए, नाली बनाने के ही दे दिए उसको, है ना। अब दूसरी समस्या है आपके पास, पानी की समस्या आ गई, टंकी बनाने के प्रस्ताव दे दिए आपने 5,000। 5,000 टंकी बनाना है साहब, शहरों की बात चल रही है, अभी गाँव में तो पहुंचे ही नहीं यहाँ पर, है ना। एक एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि क्यों आवश्यकता पड़ी। जैसे 5,000 आपने टंकी के प्रस्ताव दे दिए, 5,000 नालियों के प्रस्ताव दे दिए, ठीक है। अब हैंडपंप की आवश्यकता पड़ी, पानी नहीं मिला, है ना। टंकी तो बना दिया, पानी कहाँ से आएगा, तो हेडपंप खो दिए आप। हेडपंप के प्रस्ताव दे दिए, 25,000 हेडपंप के प्रस्ताव आ गए, ठीक है। गांव में चले गए तो तालाब बना दिए, तालाब के प्रस्ताव आ गए। तो समझ लो बेसिक जो आधारभूत आवश्यकता है मनुष्य की, ऐसे कितने प्रस्ताव भोपाल के पास पहुंच जाएंगे, लाखों की संख्या में, ठीक है। और सरकार जो अपने लेवल पे काम कर रही है वो तो कर ही रही है, और ये आपकी मांगे इतनी सारी पहुंच गई उसके पास विधानसभा में। अब पॉसिबल है सरकार के लिए
कि वो आपकी बरसात जो आने वाली है 15 दिन बाद, और आपके जो कॉलोनी की जो नाली है जिसमें मात्र 25,000 का ही खर्चा है, पर ऐसे है सरकार के पास 1 लाख क्या पड़े हुए हैं, प्रस्ताव पड़े हुए हैं हर तरीके के। तो आपको लगता है कि आपका काम हो पाएगा? बोलो हाँ या ना। बोलो। नहीं हो पाएगा ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, वो जो ग्राउंड, मैंने वो नेहा ने जैसे पहले क्या बोला था, वो ग्राम स्तर बोल रही थी, वो मैंने ग्राउंड सुना था, वो ग्राउंड लेवल समझते हो ना? ग्राउंड लेवल है ना, आधार, आधारभूत आपकी समस्याएं क्या क्या है, बेसिक समस्याएं आपकी क्या है, एक नागरिक की क्या समस्या है, उसको सरकार से क्या अपेक्षा रखता है? सरकार से अपेक्षा रखता है उसको पानी मिल जाए, लाइट मिल जाए, सड़क मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, ठीक है ना, और छोटा मोटा रोजगार के लिए लोन वगैरह मिल जाए, ठीक है ना, यही रखता है ना अपेक्षा सरकार से। ग्राउंड लेवल की यही समस्या वो है, आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जसप्रीत आवाज, चलो चीटिंग के माध्यम से बोलो क्या है आवाज। अब वो माइक बंद करो, माइक माइक म्यूट करो, म्यूट करो, ठीक है। तो कहने का मतलब अब समझ में आया ना कि क्या करना पड़ेगा आपको, शक्ति का या सत्ता का क्या करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। सत्ता के दो ध्रुव है, क्योंकि आपके पास एक ध्रुव बैठा हुआ आपका कहाँ, दिल्ली में, और एक पोल आपका कहाँ है, भोपाल में। अब ये तो छोटी लेवल की समस्या थी, सभी ध्यान से सुनना। अभी आपने सिर्फ मांग काय करी थी, आपने सिर्फ नाली की मांग करी थी, टंकी की मांग करी थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात करी थी। अब यदि आपको मेडिकल कॉलेज खोलना है, सुन रहे हो सभी बच्चे, है ना, मेडिकल कॉलेज यदि खोलना है, तो फिर तो मामला कहाँ जाएगा, बोलो कोई एक बच्चा, फिर काम भोपाल से भी नहीं होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? अरे जबलपुर कहाँ से जाएगा? जबलपुर कहाँ से आ गया? अरे सरकार तो होती है, एक होती है दिल्ली में बैठती है केंद्र सरकार, और राज्यों में बैठती है राज्य सरकार, है ना। तो भोपाल में आपकी बैठती है विधानसभा लगती है, और केंद्र में आपकी क्या है, संसद है, ठीक है। अभी अभी मैं पंचायत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कोई ऐसी मांग हो जो बहुत बड़े लेवल की हो, है ना, आपको बहुत बड़ा कोई एक मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो उसमें केंद्र सरकार को भी पैसा लगाना पड़ेगा। फिर आगे बात समझ में, राज्य सरकार तो लगाएगी लगाएगी, फिर पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र से भी लाना है, ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, कि ऐसी स्थिति में ये होता है कि ये जो बड़े काम होते हैं ये तो संसद और विधानसभा अपने लेवल पर कर लेती है, लेकिन जो आपके आधारभूत छोटे छोटे काम हैं उनके लिए आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर नहीं देखना पड़े, अर्थात आपकी शक्तियों का क्या, राज्य केंद्र की शक्तियों का क्या कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, या राज्य की शक्तियों का क्या कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। इसका मतलब ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया जाए, ठीक है। अर्थात जो है पावर है पॉलिसी मेकिंग का, जो कि अभी तक किसके पास है, संसद के पास है और विधानसभा के पास है, ये पावर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को दे दें हम, ठीक है, और तहसील स्तर पर हम जनपद पंचायत को दे दें जैसे, और जिला स्तर पर जिला पंचायत को दे दें ग्रामीण लेवल में। और ऐसे के ऐसे ही आपका ये व्यवस्था किधर आएगी, आपकी शहरों में नगर पंचायत आएगी, नगर पालिका आएगी और नगर निगम आएगी। तो आपके जो छोटे मोटी जो समस्याएं, छोटी मोटी कौन सी समस्या है आपकी, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, इसके लिए आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर नहीं देखना पड़े। और ये सब काम कौन कर ले, पंचायत कर ले, और इधर नगरीय निकाय कर ले। इधर पंचायती राज व्यवस्था, गाँव में पंचायती राज व्यवस्था होती है और नगरों में नगरीय निकाय व्यवस्था होती है। तीनों के तीन तीन लेवल होते हैं। नगरों में होता है आपका नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इसको भी डिटेल में मैं बताऊंगा। और गाँव में क्या होता है आपका, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो इनको काम बांट दिए गए, काम बांट दिए गए, अर्थात नगर निगम को बोला गया कि आपको 18 काम करना है। कितने काम करना है आपको, 18 काम करना है। यानी कहने का मतलब आप देखते हो 18 काम कौन कौन सा होता है नगर निगम के, लगभग जैसे प्रकाश की व्यवस्था उसी के पास होती है, पेयजल की व्यवस्था उसी के पास होती है,
संपत्ति कर की व्यवस्था वसूलने की उसी के पास होती है, ठीक है ना। जन्म मृत्यु का पंजीयन यही लोग करवाते हैं, नगर निगम वाले। भवनों को रिन्यू करवाने का काम है ना, लाइसेंस बहुत मिलता है, जो नक्शा पास करना हो। तो ऐसे 18 जो काम थे वो नगरीय निकाय व्यवस्था को दे दिए गए। अर्थात इसके लिए आपको राज्य सरकार की ओर नहीं देखना है या केंद्र सरकार की ओर नहीं देखना है, और ग्राम और पंचायती लेवल पर 29 कार्य दे दिए गए, 29 काम। गाँव के लेवल पर 29 कार्य, जैसे गाँव में नाली बनाना है, गाँव में प्रकाश की व्यवस्था करना है, गाँव में मेला होगा तो उसके लिए अनुमति वगैरह की आवश्यकता है। जैसे छोटे छोटे ग्रामीण लेवल पे 29 कार्य और नगर पे 18 जो काम है, उन पर लॉ मेकिंग का काम नागरिकों को ही दे दिया है ना। नागरिकों को देखा हमने, नगर पंचायत होती है, नगर पालिका। हमारे उज्जैन में जैसे क्या है, नगर निगम है, तो हर वार्ड में क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, देखा है ना आपने। ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं ना नगर के लिए। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये बोलने का है कि पंचायतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पंचायतों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो आपकी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर ही क्या हो सकती है, ग्राउंड लेवल पर ही क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है, ग्राउंड लेवल पर ही उन्हें हल किया जा सकता है। 25,000 रुपए गए, प्रस्ताव बनाया, पार्षद को दिया आपने, है ना, आपके 10-12 घरों ने साइन कर दिए, पार्षद को दिया, पार्षद ने क्या किया, नगर निगम की बैठक हुई, प्रस्ताव पारित करवाया और ये बन गई नगर। बरसात के पहले आपकी क्या बन गई, नाली बन गई। मान लो ये नगर पालिका, नगर निगम व्यवस्था नहीं होती तो कौन सुनता, प्रस्ताव पूरा बना लेते, आप कलेक्टर के पास भेज देते, कलेक्टर से वो जाता नहीं जाता कोई देखने वाला नहीं, ठीक है ना। वो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि लेकिन आपने किसको चुना है, पार्षद को चुना है, तो उसकी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको अगले 5 साल बाद फिर क्या करना है, चुनाव लड़ना है। तो वो तो क्या करेगा, आपके काम को ज्यादा से ज्यादा कराने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो पंचायतों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि महात्मा गांधी ने भी बोला था, ये जो कॉन्सेप्ट आया ना आर्टिकल 40, ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है ना। महात्मा गांधी चाहते थे कि सत्ता का क्या हो जाए, विकेंद्रीकरण हो जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण है, कहने का मतलब पॉलिसी मेकिंग दिल्ली में नहीं होना चाहिए, या पॉलिसी मेकिंग भोपाल में नहीं होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग कहाँ हो जाए, आपका जो गांव है भीमा खेड़ा, या रूपा खेड़ी, या तनोड़िया, या घटिया, या घोसला, जो गांव है, वो जो आपकी आवश्यकता है वही आप आवश्यकता ग्राम पंचायत की मीटिंग करो, पंच सरपंच आपस में बैठाओ, प्रस्ताव पारित करो और अपना काम करवा लो। इसको बोलते हैं सत्ता का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण या शक्ति का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है। अर्थात गांव के और शहर के व्यक्तियों को अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर नहीं देखना है, वो स्वयं ही क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, है ना। ये शब्द बहुत पॉलिटी में बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिसी मेकिंग, है ना। पॉलिसी मेकिंग का मतलब नीति निर्माण कर सकते हैं। तो पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 40 में। महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दें हम, लेकिन जब देश आजाद हुआ, तो मैंने बोला कि देश जब आजाद हुआ तो उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था कि गांव गांव में ग्राम पंचायत बना दे, पंचों के चुनाव करवा दें, सरपंचों के फिर उनको पैसा दे दें, है ना, और फिर उनको 29 कार्य दे दें, उन पर क्या बनाए, वो नियम बनाए, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो 1947 में वो स्थिति नहीं थी, तो इसको फिर क्या किया गया, आर्टिकल 40 में लिया गया पहले तो, कि किस पर छोड़ दो, राज्य की इच्छा पर छोड़ दो इसको। राज्य यदि चाहेगा तो ग्राम पंचायतों का या नगरीय निकाय व्यवस्था का क्या कर लेगा, गठन कर लेगा। यदि राज्य नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो धीरे धीरे व्यवस्था चलती रही। 1959 में क्या हुआ, पहला राज्य था जो राजस्थान, उसने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, प्रतीकात्मक रूप से प्रारंभ किया। राज्य की इच्छा पर है ना, तो राजस्थान ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको, इस कॉन्सेप्ट को। फिर आंध्र प्रदेश ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है। फिर 1965 में मध्य प्रदेश ने भी क्या कर लिया, पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे धीरे धीरे, जब उस समय तक अपने 1993 की बात है, उस समय तक जब भारत में कितने राज्य हुआ करते थे, 25 राज्य हुआ करते थे। तो 25 राज्य थे 90 के दशक में, 1990 के समय भारत में कितने राज्य हुआ करते थे, 25 राज्य थे। तो 25 राज्यों में से 5 या 6 राज्यों ने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, एक्वायर किया, है ना, स्थापित किया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था बहुत अच्छा था, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि नागरिकों को ही क्या दे दिया जाए, पॉलिसी मेकिंग के अधिकार दे दिया जाए। तो फिर ऐसा महसूस किया गया कि अब इसको डीपीएसपी में कोई महत्व नहीं है इसका, अब इसको क्या करो, इसको डीपीएसपी में से निकालो।
तो संविधान में संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में 24 अप्रैल को। कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को जो है आपका क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? देश में प्रारंभ किया गया। किसने प्रारंभ किया? तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे उस समय 93 में? बताओ, किसी को मालूम हो तो बोलो। 93 में कौन थे प्रधानमंत्री? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? पहली बात तो माही, ये आवाज क्यों बंद हो गई सबकी? बोलो। हाँ, तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। कौन था प्रधानमंत्री? बस इतना सा पूछ रहा हूँ मैं। दो चार नाम बता दो, सही हो जाएगा, उसमें क्या है, कोई ना कोई तो फिट हो ही जाएगा। हाँ, कौन ने बोला है? हाँ, क्या नाम किसने बोला है? लिख लो आप, दूसरे बच्चे लिख लो, पीवी नरसिम्हा राव। दूसरे बच्चे लिख लो, पीवी नरसिम्हा राव, है ना? श्री पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उस समय तत्कालीन क्या थे आपके? क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जिन्होंने क्या किया? इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया। संसद ने प्रस्ताव पारित करके 73वां संविधान संशोधन पारित किया। इससे क्या हुआ? बंद कर दो, म्यूट कर दो, जसप्रीत तुम्हारी आवाज आ रही। म्यूट कर लो सभी लोग। तो 73वां संविधान संशोधन जब पारित हो गया, तब राज्य के लिए बाध्यकारी हो गया। समझ में आई मेरी बात? कि राज्य के लिए क्या हो गया? ये बाध्यकारी हो गया कि अब क्या करेगा राज्य? क्या करेगा राज्य जो है? अब क्या करेगा? बोलो। राज्य को क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्थापना करना पड़ेगी, बिल्कुल सही पाया। अब वो हर राज्य को जो है, उस समय 25 राज्य हुआ करते थे, तो उन 25 राज्यों के लिए क्या हो गया? वो बाध्यकारी हो गया, ठीक है। इसके पहले क्या था? डीपीएसपी में एक सम्मिलित वो था, एक वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था। 40 में जो था, 40 में जो आया ना, पंचायतों, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये डीपीएसपी में छोड़ दिया गया था कि राज्य की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन जब देखा गया कि इसके परिणाम क्या है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट पूरा करता है, और महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनको भी फुलफिल करता है। और देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक है, उस समय तक क्या हो गई? ऐसी स्थिति हो गई कि हाँ ठीक है, लोगों को अधिकार दिए जा सकते हैं, है ना, लॉ मेकिंग के। तो फिर 24 अप्रैल 1993 को पीवी नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन किया और राज्यों को बाध्यकारी कर दिया कि अब वो क्या करेंगे? अब वो पंचायती राज के संबंध में क्या बनाएंगे? अधिनियम बनाएंगे। और फिर इसको संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? बताओ, कोई पायल बता सकती हो? 40 से उठा के आपने कहाँ कर दिया इसको? 73वें संविधान संशोधन के बाद फिर। हाँ, आप 243 ए से ओ तक, ठीक है, बिल्कुल सही। और नगरीय निकाय की व्यवस्था को ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है अंग्रेजी में? अरे, ओ के बाद क्या आता है इंग्लिश में? हाँ, तो बस पी से शुरू होगा, और क्या है इसमें? इतना सोच क्यों रहे हो? पी से कहाँ तक जाएगा? नहीं, थोड़ा सा और पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे। नहीं, और आगे। एज बोला था ना आपने पहले, तो आप तो आगे चले गए, एज के बाद आई आगे। मैं तो बोला ना तुमको, पायल, पहले एज बोला था ना तुमने, तो मैंने बोला पीछे आओ, तो और आगे चली गई। एज के बाद वो आई बोल दिया। अभी तो एबीसीडी बता रहा हूँ मैं नर्सरी वाले बच्चों की, वो आगे पीछे नहीं कर पा रहा। तो पहले एज बोला था ना पायल, उससे थोड़ा पीछे आओ। अब कितना हिंट करूँ मैं?
जेड एच बोला ना तुमने, क्या बोला? जेड जी? जेड जी? जेड जी? हाँ तो वो भी नहीं है, वो उसमें आगे जाना है, उसमें आगे जाना है। जेड जी है, ये है, सही है। जेड जी लिख लो सभी लोग। ये देखो, ये जो मैं बोल चीजें बोल रहा हूँ ना, ये मान के चलो कि मेरे मुंह से जो भी निकला है ये पीएससी की परीक्षा में भी आएगा, या आपके बीए की परीक्षा में भी आएगा, व्यापम की कोई एग्जाम है उसमें भी आएगा। कोई पुराना बच्चा यदि ऑनलाइन है, अभी तो शायद नए बच्चे ही सब दिख रहे हैं मेरे को, तो वो खुद ही बता सकता है। यदि युग होता तो वो बता देता, युग आज ऑनलाइन होता, क्योंकि वो इंटरव्यू दे रहा है एमपीपीएससी में मेरे से पढ़ के, है ना। अंजलि होती तो वो भी बता देती। तो उनको मालूम है कि मैं जो चीज़ बोलता हूँ, मैंने जो चीज़ बोली ना, नहीं मैंने बोला है कि आपको जेड जी ये याद रखना है, तो बस ये मान के चलो कि परीक्षा में आ ही रहा है, क्योंकि किताब नहीं है ना मेरे पास। मेरे पास किताब नहीं होती ना, बच्चे मेरे को पता है जो मेरे से पढ़ते हैं लाइव ही क्लास में सामने, उनको पता है कि किताब नहीं होती मेरे पास। इसका मतलब ये है कि किताब नहीं होती, इसका मतलब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो परीक्षा में आई हुई है, जब भी तो मुझे याद है वो। फालतू बातें मैं क्यों याद रखूंगा? ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो तो, वो सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने वो स्टडी मटेरियल में जो बोला है वो का वो लिख भी दिया है, कि बच्चों ने जो नोट्स बनाए मेरी क्लास में बैठ के, वो वैसा कैसे ही हैंड रिटन कर दिया और उसकी मैंने फोटो कॉपी भी बांट दी। तो इसका मतलब जो मैंने लिखवाया है, आपको डाटा दिया है, उसको यदि आप एक एक लाइनों को यदि आपने याद कर लिया, तो फिर कोई सी भी परीक्षा आप पास कर जाओ, है ना। यहाँ तक कि यदि कोई सिंपल किसी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं भी पढ़ना है, तो आगे जाके राजनीति विज्ञान में नेट परीक्षा भी इससे पास कर सकता है आगे चल के। ठीक है ना। जरूरी नहीं कंपटीशन ही, नेट पास करके प्रोफेसर भी बनना चाहते होंगे बहुत से लोग, है ना। तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर मेरे, क्योंकि जो नेट परीक्षा होगी उसमें आपका पूरा संविधान, एक 70-80% भाग संविधान का ही पूछा जाता है उसमें। और फिर कुछ उसमें थिंकर होते हैं, प्लेटो, अरस्तु, मेकियावली, उन पर यूट्यूब पे मैंने लेक्चर बना रखे हैं, उनको यदि आप देख लो तो आपकी नेट की तैयारी भी हो जाएगी आसानी से। तो जो स्टडी मटेरियल दिया है ना, उसको आप हल्के में मत लेना, है ना। बहुत ही यूँ समझोगे तो लॉकडाउन का समय आने की वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, सबको बच्चों को दे दिया। क्लास में जो हम पढ़ाते हैं वही चीज़ें मैंने बच्चों में भी बांट दी, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। क्योंकि ये लॉकडाउन होने की वजह से सभी बच्चे क्या हो गए, बहुत प्रभावित हो गए, है ना। आर्थिक स्थिति भी बच्चों की खराब हुई, है ना। कई बच्चों ने अपने माता पिता को भी खोया, है ना, और कई जगह बहुत रिश्तेदारों को भी खोया। तो इन सब चीज़ों के लिए जब मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए सेक्रीफाइस, तो आप कम से कम थोड़ा, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि उन सब चीज़ों को याद करो आप, है ना। और समय पे क्लास पे क्या हो जाओ, उपस्थित हो जाओ, इन सब चीज़ों को थोड़ा देखो, है ना। तो क्या बात कर रहे थे हम? पंचायती राज व्यवस्था पे बात कर रहे थे। तो ये है आपका पी से जेड जी तक, नगरीय निकाय व्यवस्था। हाँ, नहीं जेड जी, नहीं गलत है तुम्हारा, जेड जी है, जेड जी तक। देख लो तुम, गूगल है ना तुम लोगों के पास, तो ऑफलाइन हो तुम तो गूगल में देख लो। ठीक है, हाँ देख लो। तो ओ तक है इधर, इधर पी से लेकर जेड जी तक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक मैंने पृष्ठभूमि बता दी आपको कि वो दो लाइन लिखी है ना, उस दो लाइन के पीछे की कहानी ये है। ये कहानी यदि याद रखोगे तो उस लाइन को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बारे में यदि कुछ भी पूछा जाए, क्यों ये आवश्यकता महसूस हुई, तो आप आसानी से कर सकते हो। सत्ता का क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है। शक्ति का क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता है या आधारभूत आवश्यकता है, उनके लिए उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर मुंह नहीं देखना पड़े। वो स्थानीय स्तर पर ही अपने काम को क्या करवा लें, पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से क्या करा लें, पूर्ण करा लें। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई, स्थापना की गई। आर्टिकल किसके तहत, बोलो? तो कौन सा आर्टिकल है? भूल ही गए क्या? अभी तक पढ़ रहा था। अभी अपन घोटी की बात कर रहे हैं, अपन घोटी की बात कर रहे हैं, अपन डीपीएसपी पढ़ रहे हैं। ये उत्तर में संविधान संशोधन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। मैं भी ये कह रहा हूँ कि डीपीएसपी में पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 40 में। अब अगला है अगला कौन सा? 41, आर्टिकल 41। 41 की बात करें हम, बताओ 41 में क्या है? कौन बताएगा? है?
तो जैसे ठीक है, बिल्कुल सही बोला जो लिखा है दीदी ने। हाँ, यानी ठीक है, नहीं वो तो ऐसे जैसे मैंने तुमको पढ़ाया ना, तो तुमको समझ में आ गया है ना, तुमने पढ़ा है मुझसे। इसके पहले जिसने जवाब दिया, रानी, है ना। हेलो। आपने बोला बिल्कुल सही। अब मैं क्या क्या तीन चीज बोली थी आपने। हाँ, अब इसका इसका व्यवहारिक उपयोग मेरे को बता दो आखिर, है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस। ये तो वर्ड हो गया ना अपना, जैसा मैंने पंचायत का बताया, तो मैंने आपको व्यवहारिक बताया ना, ज्ञान बताया पूरा कि क्यों आवश्यकता पड़ी। तो इसका भी व्यवहारिक वो क्या है, पहलू क्या है। देखो सीधी सी बात है कि संपर्क, इतनी बोलने की समझने की आवश्यकता नहीं, किताब को नहीं पढ़ना है, किताब तो अलग पटक दो। किताब से तो कीवर्ड याद करेंगे अपन, क्या याद करेंगे, वो जो तो आपने तीन वर्ड बोले ना, शिक्षा, लोक सहायता और काम पाने का अधिकार, है ना, शिक्षा, लोक सहायता और काम पाने का अधिकार, इतना याद रखना। अब ये जो है ना, इसमें पूरा पीएचडी छुपी हुई है। आ गई बात समझ में। आपको, आपके लिए इतना सही वर्ड है ये, काम पाने का अधिकार या लोक सहायता, इन सब वर्डों में पीएचडी छुपी हुई है। अरे एक बच्चा पीएचडी कर सकता है इसमें। मनरेगा पे कर सकता है कि नहीं पीएचडी, कर सकता है ना, महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम पे कर सकता है ना पीएचडी, कि क्यों आवश्यकता महसूस हुई, भारत में कैसा प्लान बना मनरेगा पर, मनरेगा में लोगों को कितना फायदा हुआ, है ना, किन किन लोगों को विशेष फायदा हुआ, कहाँ पर फायदा हुआ, कहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ। मनरेगा पे हो सकती है कि नहीं पीएचडी, बोलो। हाँ या ना तो कर दो। हाँ तो, हाँ, योजना है ना, क्यों नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते क्या, योजना पे पीएचडी नहीं होती क्या। कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट बन सकता है, तो ये काय में आ रहा है रानी, वो जो तुमने एक शब्द बोला ना, काम पाने का अधिकार, उसमें है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, वर्ड तो अपने को याद रखना ही है, पर जो वर्ड है ना, इस वर्ड का व्यवहारिक उपयोग आपको याद रखना, तो चीजें याद होंगी संविधान में। आगे ना, अब हमने काम पाने का अधिकार से याद रख लो मनरेगा। मनरेगा में क्या होता है, क्या होता है, 100 दिन का क्या मिलता है, बोलो, किसको मिलता है, 100 दिन का रोजगार किसको देते हैं, बोलो। मनरेगा, महात्मा गांधी हाँ, प्रत्येक गांव के एक परिवार के एक सदस्य को कितने दिन, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है वर्ष में, और ये अनिवार्य हो गया। ठीक है, ये संसद ने क्या बना दिया इस पर, अधिनियम बना दिया। ठीक है, ये अधिनियम बना दिया, लेकिन संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखो। मेरी बात समझ रहे हो, कि इसमें कोई संविधान में भी संशोधन नहीं हुआ है, कि संविधान में संशोधन बना के काम पाने का अधिकार को किसी फंडामेंटल राइट्स में 21A में लेके आ गए आप, ऐसा नहीं हुआ है अभी। सिर्फ संविधान ने क्या किया, संसद ने क्या किया है, ऑर्डिनेंस बना दिया है कि 100 दिन का क्या देना है, रोजगार देना है। किसको, राज्य सरकार को क्या करना है, देना। और राज्य सरकार यदि 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाएगी, तो वो क्या मानी जाएगी, फेल मानी जाएगी, सीधी बात है। तो राज्य सरकार क्या प्रयास करेगी, क्या संसद ने यदि अधिनियम बना दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नागरिकों को ये रोजगार देना पड़ेगा। यदि हमने रोजगार नहीं दिया, तो 5 साल बाद जब चुनाव है, तो जनता हमको क्या कर देगी, हटा देगी, सीधी बात है। तो काम पाने का अधिकार तो है, ये किसमें कहा गया है, 41 में, है ना। लेकिन आज की स्थिति में इसको फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया गया, है ना, बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए कि वो काम दे ही, है ना। मनरेगा जल भले ही बना दिया सरकार ने, लेकिन बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है क्या हमारे, जिन लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, उनको बेरोजगारी भत्ता देती है क्या सरकार, देती है क्या, मिलता है क्या आप लोगों को, बोलो। अरे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता ना, क्या सोच रहे हो, क्या हो गया कि तो बस इसमें क्या बोलना है, सोचना क्या है इसका। तो जब नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता ना आपको,
तो काम पाने का जो अधिकार है, इसका मतलब ये है कि ये आपका कोई वो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यानी ये आज की स्थिति में भी कहाँ पे पड़ा हुआ है, काय में पड़ा हुआ है, इसका मतलब आज की स्थिति में भी है। बोलो, डीपीएसपी में पड़ा हुआ, सही बात है। यदि ये फंडामेंटल राइट्स में आ जाता तो फिर क्या हो जाता, हर व्यक्ति पढ़ाई करता बीए तक, बीकॉम कर लेता या बीएससी कर लेता या एमबीबीएस कर लेता या बीई कर लेता, है ना, 5 ही तरह के कोर्स चलते हैं, और कुछ कर लेता, थोड़ा बहुत नए जो होते हैं एमबीए कर लेता, ग्रेजुएशन कर लेता और फिर खड़ा हो जाता है कि मेरे को नौकरी दो। सरकार जितनों को दे देती, बाकी को क्या देना पड़ता, फिर काम पाने का अधिकार है ना, तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता। तो काम पाने का अधिकार बोला है, संविधान निर्माताओं ने तो ये बोला है कि हर बच्चा जो पढ़ लिख जाए उसको क्या है, काम पाने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। लेकिन देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, 121 करोड़ से 135 करोड़ हो गई होगी, और आने वाले 10 साल में 150 से ऊपर करोड़ हो जाएगी। तो राज्य सरकार बेचारी चाह के भी हर व्यक्ति को क्या नहीं दे सकती, काम दे ही नहीं सकती है। तो आने वाले 50 साल भी मान के चलो, जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी, जब तक फिर काम पाने का जो अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट्स में तो शामिल नहीं हो सकता। आने वाले 50 साल मान के चलो, जब तक जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, ये डीपीएसपी 41 में ही रहेगा। आई बात समझ में रानी, क्या बोला मैंने, काम पाने का अधिकार पे इतनी बात आई ना समझ में आपको, है ना, कि ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा आने वाले समय में। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दिख रहा है आज हमारे देश की जनसंख्या यदि मान लो 5 करोड़ ही होती, सोचो, यदि हम 121 करोड़ ना होके कितने होते, सिर्फ 5 करोड़ ही होते और हमारा देश इतना ही बड़ा होता, तो फिर सरकार दे सकती थी ना हर व्यक्ति को काम, कि नहीं दे सकती थी? तो फिर इसको काय में शामिल कर लेती, फिर इसको मूल अधिकार में भी शामिल कर लेती कि नहीं कर लेती? आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, तो ये तो डीपीएसपी में बोला गया इतनी सी बात, काम पाने का अधिकार। अब अगला क्या है, लोक सहायता। लोक सहायता किसको मिलेगी? लोक सहायता मिलेगी जो समाज का क्या है, वंचित वर्ग है। वंचित वर्ग कौन है? एससी है, एसटी है, महिला है, विकलांग है, ठीक है ना, ये जो है वंचित वर्ग है। इनको सरकार क्या देती, लोक सहायता देती है, सीधी बात है ना। नौकरियों में आरक्षण मिलता है, शिक्षावृत्ति मिलती है, मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है ना, और अनाज मिलता है, ठीक है। शादी भी कराती है सरकार, शादी के बाद डिलीवरी के लिए पैसा भी देती है, और यदि क्या होता है, बीमार हो जाता है तो आयुष्मान कार्ड भी बनता है। तो लोक सहायता में आ गई ना बात समझ में आपको, कि लोक सहायता तो राज्य करती ही है, क्योंकि उसको 5 साल बाद क्या करना है, जनता के समक्ष क्या होना, उपस्थित करना होना ही है। उसको फंडामेंटल राइट्स में भले ही शामिल नहीं किया, लेकिन डीपीएसपी में होने के बाद भी राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाती है। देख रहे हो ना, आज के समय में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार लगी हुई है। आप देख रहे हो ना, 1.5 साल से पूरी कोशिश कर रही है, कोविड वार्ड बना रही है, ये कर रही है, टीकाकरण कर रही है, ठीक है ना। तो लोक सहायता तो देना ही है राज्य सरकार को, पर लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स में आगे भी नहीं आएगा कि सरकार क्या करे, इसमें उसको काय में शामिल कर ले, मौलिक अधिकारों में ही शामिल कर ले। वो क्यों, कब हो सकता था, जब हमारे देश की जनसंख्या क्या होती, कम होती, बहुत ज्यादा ही कम गरीब लोग होते, बहुत कम ही क्या होते, वंचित वर्ग के लोग होते। तो ऐसी स्थिति में इसको फंडामेंटल राइट्स में भी शामिल कर लेते। और आज की स्थिति में हम देखते हैं कि लोक सहायता के लिए राज्य सरकारें अपने लेवल पर अधिकतम क्या करती हैं, प्रयास करती है, और वंचित वर्ग को क्या करती हैं, सुविधा मुहैया कराने का क्या करती है, प्रयास करती है। आगे बात समझ में पायल रानी, बोलो। और तीसरा क्या वाक्य बोला था, आप ही बताओ, मैं तो भूल गया। शिक्षा की व्यवस्था करना है, ये जो है, हाँ शिक्षा है, तो शिक्षा की व्यवस्था करती है ना राज्य सरकार, होते हैं ना ऐसे के अपने, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है ना हर चीज के, है कि नहीं है। और एक चीज और कर दी सरकार ने, एक चीज और कर दी, हमको मालूम हो आपको, 86वां संविधान संशोधन और हुआ, और ये बाध्य कर दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उनको प्राथमिक शिक्षा क्या दिलवाना है सरकार को, निःशुल्क और अनिवार्य दिलवाना, दिलाती कि नहीं सरकार। 86वां संविधान संशोधन का नाम सुना है, 86वां संविधान संशोधन, जिसमें जिसमें क्या कहा गया है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं
वो बिना पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए। उसको 21A में शामिल कर लिया है, मालूम है आपको? फंडामेंटल राइट्स बना दिया है ना। उस संविधान संशोधन को किसमें शामिल कर लिया? 21A में। 21A का मतलब ये हो गया कि 14 साल से कम आयु का बच्चा यदि, कि अभिभावक यदि सरकार से बोलेंगे कि मैं पढ़ाना चाहता हूं अपने बच्चे को, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको क्या करे, वो उसका एडमिशन कराएगी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में। आजकल तो प्राइवेट स्कूल में भी कोटा हो गया, पता होगा आपको तो। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से हाँ, मौलिक कर्तव्य तो था ही, वो तो पहले से ही। मौलिक कर्तव्य तो माता पिता का है। देखो, माता पिता का भी ये मौलिक कर्तव्य है कि बच्चे को, 14 साल से कम आयु के बच्चे को क्या दिलाए? शिक्षा। यदि माता पिता ही नहीं दिलवाएंगे तो राज्य सरकार क्या करेगी? कोई माँ बाप बोल रहे कि मेरे को तो मेरे बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है, तो फिर क्या करेगी सरकार? राज्य सरकार क्या जबरदस्ती उठा के ले जाएगी क्या बच्चे को? समझ में आई मेरी बात? तो इसको 51A में मौलिक कर्तव्य बनाया किसके लिए? माता पिता के लिए। माता पिता के लिए मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्य में क्या होता है, जापान में ऐसा होता है कि मौलिक कर्तव्य का यदि उल्लंघन होता है तो वहां पे सजा हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बोल दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो अभिभावक है उनका ये कर्तव्य है कि बच्चों को क्या दिलवाएं, वो प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। और राज्य सरकार को तो क्या बोला कि आपको ये व्यवस्था करना है, ठीक है। और 21A के तहत नागरिकों को क्या दे दिए? अधिकार भी दे दिए। यदि जो अभिभावक चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि अब सरकार को पढ़ाना पड़ेगा। यदि नहीं पढ़ाएगी तो कोर्ट चले आना, तो कोर्ट कहेगा सरकार को इस बच्चे का क्या करो, एडमिशन करो। क्लियर है बात यहां तक? बोलो, आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई डाउट हो तो पूछो। आवाज आ रही है? डाउट है किसी का? आवाज नहीं आ रही तो डाउट है तो चेट करके भी लिख सकते हो। चेट का ऑप्शन भी है ना ऊपर, उस पर भी आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हो। यहाँ पे देखो राइट में ऊपर रहता है चेटिंग का ऑप्शन, उसमें कर दोगे तो आप मेरे को स्क्रीन पे दिख जाएगा आपका क्वेश्चन। कभी कभी कुछ बच्चे अभी ऑनलाइन हुए थे क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन आवाज नहीं आई मेरे को, जैसे माही की आवाज भी नहीं आ रही है अभी। तो क्लियर है ना? तो अब थोड़े से मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम तो आ रही है आज, थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रहा है। तो यहीं तक अपन क्लास करें आज, है ना, खत्म। कल बात करेंगे, कल तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई मेरे को लग नहीं रहा प्रॉब्लम आएगी कल तो जियो में। ठीक है। हाँ, कोई कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्क्रीन पे आता है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है, कुछ को नहीं दे रहा। जिनका नेटवर्क मिल रहा है उनको सुनाई दे रहा है, कुछ बच्चों को नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया। हाँ, वो ऐसे भी तूफान के कारण हुआ ना कल के, आगे ये दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक आप कर लो। वो स्टडी मटेरियल मैंने डाल दिया है, जो नए बच्चे हैं वो उसको डाउनलोड कर लेना। सभी के उसमें आ गया होगा मैसेज भी ऐसे। ठीक है। तो क्लास आज यही खत्म की जाती है। कल बैठते हैं 7:30 बजे, है ना। थोड़ा आगे पढ़ के आना इसका, इसके आगे का क्लास के आगे पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद। तो क्वेश्चन देना है, मैंने आज स्टडी मटेरियल तो डाल दिया, क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो मैं दे दूंगा, अब आ जाएगा वो तो आपको मैसेज आ जाएगा, हम बना के दे दूंगा। ठीक है। हाँ, मैं डाल डाल दूंगा। नहीं, ग्रुप में नहीं डालेंगे। ग्रुप में डालने से कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग जो फिर क्या है, जो इसमें आते ही नहीं है वो जबरदस्ती, कोई मतलब ही वो ग्रुप में डालने से ऐसा कोई होगा कि कोई ऐसा होगा जो क्लास में नहीं आता होगा और वहाँ हल करके मेरे को दे देगा? वो अब चेक काहे में करवाएगा मेरे को? इसमें तो आप खुद उत्तर आपके इसमें डाउनलोड कर दोगे ना, मुझे दिख जाएंगे। आपका जो पेज है दो, वो डाउनलोड कर दोगे तो मेरे को आपका उत्तर दिख जाएगा, मैं चेक कर सकता हूँ। ग्रुप में मैं डालूंगा तो वो मेरे को कहाँ सबमिट करेगा, तो मैं कहाँ देखूंगा? ठीक है ना। आप ग्रुप के उसमें मत रहो, इसी में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका, है ना, टेस्ट में आपके पास। और उत्तर भी आप इसी में डाउनलोड कर देना तो मेरे को दिख जाएगा। चलो, गुड नाइट।